स्कूल से भागना, मोम्बासा जाने की शानदार योजना। स्कूल के गुंबद की बड़ी घड़ी ने 11 बजाए तो मैं चुपके से बिस्तर से निकला। चुपचाप जिम्नास्टिक के जूते पहने और दबे पांव डॉर्मेट्री से खिसक चला। दहलीज पर आकर मैं तनिक ठिठका। पीछे मुड़कर अंधेरे कमरे में झांक कर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं गया। फिर मैं फुर्ती से गलियारे में आया और सीढ़ियां उतर गया। दलजीत पहले ही बरामदे में खड़ा था। वह सिख था। उसने रात को सोने से पहले पगड़ी उतार कर रख छोड़ी थी और लंबे केशों का जूड़ा बना लिया था। उसके बदन पर सफेद कुर्ता पजामा अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। खटका हम लोगों को इस बात का था कि आसपास अध्यापक हुए तो हम पकड़े जाएंगे। दलजीत ने मुझे देखते ही अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का संकेत दिया। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं पहले से ही चौकन्ना था, लेकिन दलजीत तो मज़ा ले रहा था और हर बात को रहस्यमय बना देना चाहता था। दलजीत पंजों के बल पर बिना आहट किए चलना जानता ही नहीं था। उसके पैर बहुत बड़े थे। अक्सर हम सब इस बात के लिए उसे छेड़ते भी थे। पंजाब में एक कहावत है कि किसी के पैर बड़े हों तो वह सिर्फ मेहनत मजदूरी के काम के लायक होता है। दलजीत इसका खंडन करता था। कहता था कि यदि किसी के पैर बड़े हों तो वह खूब सैर सपाटा करता है, और आज वह इसे सिद्ध करने के उतारू था। हम चुपचाप पवेलियन के सामने वाले मैदान से दौड़ते चले गए। ऊपर आकाश में मानसून के बादल मंडरा रहे थे। पवेलियन की सीढ़ियों से उतरकर हम व्यायामशाला में घुसे। व्यायामशाला का दरवाज़ा अक्सर खुला रहता था और इस विशाल सीलन भरे कमरे में ही हम रात को चुपके चुपके बैठकें किया करते थे, जिसमें से नारियल की जटाओं, वार्निश और पसीने की बास आती रहती थी। स्कूल से भागने से पहले यह अंतिम बैठक थी हमारी। सारी तैयारी हो गई? दलजीत ने मोमबत्ती का टुकड़ा जलाकर हम दोनों के बीच फर्श पर जमाते हुए पूछा। हम दोनों आमने सामने पालथी मारे बैठे थे। मोमबत्ती की रोशनी दलजीत के गोल हंसमुख चेहरे पर चमक रही थी और मैं परछाई में बैठा था। सब तैयार है, मैंने कहा। चाकू है, बिस्कुट के 2 पैकेट हैं, थोड़ी सी रोटी है, मछली का डिब्बा है और थोड़ी मिठाई विठाई भी है। रोटी हमने पिछले सप्ताह भोजन में से बचाकर छिपा ली थी, जो अब बासी होकर सख्त और कड़ी हो गई थी। मगर मैं दिखाना यह चाहता था कि मैंने अधिक से अधिक चीज़ें बटोर ली हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, दलजीत बोला। और रुपए कितने तेरे पास? 6, यानी कि 2 महीने का खेप जेब खर्च। कोई बात नहीं रस्टी। दलजीत जानता था कि मुझे ज़्यादा जेब खर्च नहीं मिलता था। कहने लगा, खैर मेरे पास 31 रुपये हैं, इसलिए रुपये पैसे की ज़्यादा चिंता कम से कम अभी तो नहीं करनी पड़ेगी। फिर मेरे पास थोड़ा पनीर, जैम, चॉकलेट और अचार भी है। अपने पिछले पार्सल में से ये सारी चीज़ें मैंने बचा कर रखी हैं। चॉकलेट के साथ अचार खाएंगे? जी नहीं, रास्ते में जो खाने को मिले उसे इनके साथ खाएंगे। दलजीत के पिता पूर्वी अफ्रीका में व्यापार करते थे और अक्सर खाने की चीज़ों के पार्सल उसके पास भेजते रहते थे। दलजीत की योजना यह थी कि किसी तरह वह अफ्रीका वापस पहुंचे, क्योंकि हिंदुस्तान में बोर्डिंग स्कूल के जीवन से वह एकदम मुक्ता गया था। यही वजह थी कि हम दोनों ने भागने की योजना बनाई। मेरे चाचा एक छोटे स्टीमर के कप्तान थे, जो पूर्व अफ्रीका के मोम्बासा बंदरगाह से हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर स्थित 2 बंदरगाहों, जामनगर और द्वारका के बीच अदल बदल कर चलता था। एसएस लूसी नामक मेरे चाचा का वह जहाज महीने के अंत में जामनगर में लंगर डालने वाला था, और हमें भरोसा था कि हम करेंगे कहेंगे तो वह हमें जहाज पर बैठाकर अपने साथ ले चलने को तैयार हो जाएंगे। दलजीत अफ्रीका लौटने को आतिर था। उसका कहना था कि जब उसके पिता की समझ में यह बात आ जाएगी तो वह अपने बलबूते पर वापस आ सकता है, तो फिर उसे हिंदुस्तान में किसी स्कूल को में भेजने का खतरा मोल नहीं लेंगे। मैं भी यहाँ से भागना चाहता था, मगर मेरे भागने के कारण दूसरे थे। बेशक उसमें से एक कारण स्कूल भी था। यूँ हमारा स्कूल चार्ल्स डिकेंस के डोथ बॉयज़ हॉल जैसा उबाऊ नहीं था, फिर भी यह कोई अच्छा स्कूल नहीं था। यहाँ का प्रिंसिपल उसे स्कूल की तरह न चलाकर एक धंधे की तरह चलाता था। हरण लगे न फिटकरी, रंग आए चोखा, यह उसका सिद्धांत वाक्य हुआ करता था। फीस खूब तगड़ी लेता था, बदले में हमें देता घटिया खाना, घटिया अध्यापक। बहरहाल हम लड़कों की यही धारणा थी। वैसे सच पूछो तो अरुणडेल, हाँ यही था हमारे स्कूल का नाम। मैं दलजीत के आने की वजह उसकी अपनी कमियां थीं। उससे पहले जितने भी स्कूलों में वह दाखिल हुआ कहीं टिक नहीं पाया, और एक के बाद एक कई स्कूल बदलने के बाद वह अरुणडेल में आया था। यहाँ भी
मसूर की पानी जैसी पतली दाल और चर्बी युक्त गोश्त खाते खाते वह ऊब गया और 3 महीने बाद ही भागने को व्याकुल हो उठा। इस स्कूल के बाद मैं किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाऊंगा, दलजीत ने घोषणा की थी। मैं नैरोबी में सीधा अपने पिता के व्यापार में लग जाऊंगा। पढ़ लिख सकता हूँ, मुनाफे और घाटे के बीच अंतर भी समझता हूँ। बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। तू क्या करेगा रस्टी? मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैंने कहा। स्कूल जाने में मुझे कोई एतराज़ तो नहीं, लेकिन स्कूल मुझे पसंद नहीं था और मैं जानता हूँ कि मेरे गार्जियन मुझे किसी और स्कूल में नहीं भेजेंगे। मेरे पिता का देहांत हो चुका था और मेरे गार्जियन ने मुझे अरुंडेल में इसलिए दाखिल कराया था क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल उनके मित्र थे और फीस भी आधी भरनी पड़ती थी। अरुंडेल आने से पहले मैं नीचे मैदानी इलाके के एक स्कूल में पढ़ता था, पर ज्यों-ज्यों मैं बड़ा होता गया मेरे गार्जियन को मेरी देखभाल करने में दिक्कत होने लगी। मेरा व्यवहार विद्रोही होता जा रहा था। मैं घर बैठने की जगह गलियों में मटरगश्ती करने लगा। मेरी दिलचस्पी तो किताबों में थी, जबकि मेरे गार्जियन जंगल में शिकार जैसे जोखिम भरे काम करके अपना मनोरंजन करते थे। मैंने अपने गार्जियन, वह मेरी माँ के चचेरे भाई लगते थे, कि कभी कोई परवाह नहीं की और वह मुझसे एकदम निराश हो चुके थे। मगर स्कूल से भागने का मुख्य कारण यह नहीं था कि मैं गली कूचों में आवारगर्दी करना और अपने गार्जियन के ही घर लौटना जाना चाहता था। सच्चाई यह थी कि जामनगर में अपने चाचा के जहाज तक पहुंचना चाहता था। जिम चाचा मेरे पिता के छोटे भाई थे। आखिरी बार उन्होंने मुझे तब देखा था जब मैं 5 बरस का था। अब मैं 12 का हो गया हूँ। इस अवधि में जिम चाचा कभी कभी मुझे चिट्ठी लिखते रहे और उनकी चिट्ठियों पर भिन्न भिन्न देशों के रंग बिरंगे डाक टिकट होते थे। जिम चाचा की चिट्ठियाँ वालपराइसो, सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को, ब्यूनस आयर्स, दारुसलाम, मोम्बासा, फ्रीटाउन, सिंगापुर, बम्बई, मार्सेल्स, लंदन जैसी जगहों से आती थी। ये वे कुछ स्थान थे जहां उनका जहाज लंगर डाला करता था। वे किसी एक मार्ग पर दूसरी बार यात्रा कभी कभार ही करते थे। ऐसा प्रतीत होता था धरती के सागरों में वह बड़े इत्मीनान से विचरण करते फिरते रहे। ऐसे बंदरगाहों पर लंगर डालते थे जिनके बारे में मेरे मन में तरह तरह की अद्भुत निराली कल्पनाएं कर चुकी थी, क्योंकि मैंने स्टीवेंसन, कैप्टन मैरियट, कॉनरेड, डब्ल्यू डब्ल्यू जैकब्स जैसे लेखकों की किताबें पढ़ रखी थी। जिम चाचा अपनी चिट्ठियों में अक्सर लिखते थे कि मैं उनके साथ जहाज में सवार होकर समुद्री यात्रा करूं, मगर साथ ही साथ यह भी लिख देते थे, तब जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ रस्टी। मैं महसूस करता था कि अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने स्कूल से और अपने गार्जियन से ऊब चुका था, मगर जहाज इतनी बात की ही नहीं थी मगर महज इतनी बात नहीं थी। मुझे दुनिया से प्यार हो गया था। मैं सारी दुनिया को, उसके एक एक कोने को, उन सभी जगहों को जिनके बारे में पुस्तकों में पढ़ रहा था, अपनी आंखों से देखना चाहता था। हांगकांग के चपटे पेंदे वाले चीनी जहाज, साम्पान एक तरह की चीनी नौकाएं जिसमें लोग रहते हैं, इंडीज और उसके आसपास के इलाकों में ताड़ के पेड़ों से घिरे समुद्र ताल, लंदन की सड़कें, अफ्रीका के आबनूसी रंग वाले निवासी और अमेजन के रंग बिरंगे पक्षी और मनोहर पेड़ पौधे, इन सबको मैं देखना चाहता था। जिम चाचा की जब आखिरी चिट्ठी आई उसमें उन्होंने यह लिखा था, महीने के अंत में किसी भी दिन उनका जहाज जामनगर में लंगर डालेगा। तो मैं आशा के झूले में झूलते हुए एकदम पुलकित हो उठा था। मैंने सोचा था कि आखिरकार वह मौका आ ही गया। सच यह है कि जिम चाचा ने मुझे अपने साथ ले चलने की कोई बात नहीं लिखी थी, मगर उन्हें मालूम भी कैसे होता, मैं उनके साथ जाने को इतना बेताब हूँ। सवाल सिर्फ स्कूल से भागने और झटपट गाड़ी पकड़कर बंदरगाह पर पहुंचने का नहीं था। जामनगर पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित था और उत्तर भारत में पहाड़गंज नामक हिल स्टेशन से जहां हमारा स्कूल था, कम से कम 800 मील की दूरी पर था। 800 मील।